अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिसेंट वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर फंक्शन डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि नर्वस सिस्टम बेसिकली बॉडी के दीगर जो सिस्टम्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम अकेला ही ऐसा सिस्टम नहीं जो बॉडी के दीगर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बल्कि एक और सिस्टम है जिसे हम एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, वो भी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। नर्वस सिस्टम नर्व्स, न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जो अपने मैसेजेस बॉडी से रिसीव भी करता है, उन्हें ऑर्डर्स पास ऑन भी करता है। इस तरीके से वो मसल्स, जॉइंट्स और दीगर जो बॉडी के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स हैं उन्हें मैसेजेस भेजता है, वहाँ से रिसीव भी करता है सेंसेशंस, उनको ऑर्डर्स भेज कर उन्हें कंट्रोल करता है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो ग्लैंड सिस्टम है जिसे हम एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, ग्लैंड्स बेसिकली बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है। बॉडी के अंदर कई छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। उनमें से कुछ केमिकल्स खारिज होते हैं, उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये अपने केमिकल्स यानी हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं, मसल्स और एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को भी मैसेजेस भेजता है, उसके थ्रू ने उसके कई फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, इसका जिक्र मैंने फोर ब्रेन को डिस्कस करते हुए किया था कि हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का वो पार्ट है जो मास्टर है एंडोक्रिन ग्लैंड्स का। ठीक है जी। एंडोक्रिन ग्लैंड्स को भी बेसिकली नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल करना है बॉडी के तमाम फंक्शंस को और तमाम ऑर्गन्स को, तमाम सिस्टम्स को। ठीक है जी। तो एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इट इज़ द मास्टर ऑफ एंडोक्रिन ग्लैंड्स। एंडोक्रिन ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंड्स में एक ग्लैंड्स का मास्टर है, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड को आगे से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली तमाम ग्लैंड सिस्टम को ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है जी। तो एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और ये थैलेमस के नीचे एक मौजूद होता है और वहीं इसके पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है जो कि मास्टर ग्लैंड है। ये खुद एक ग्लैंड है और तमाम ग्लैंड्स का मास्टर है। उस मास्टर ग्लैंड का आगे से मास्टर हाइपोथैलेमस है। तो सबसे पहले मास्टर ग्लैंड को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये ना सिर्फ अपने फंक्शंस कुछ परफॉर्म करता है बल्कि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स भी खारिज करता है जो दीगर जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को भी जाकर कंट्रोल करता है या उन्हें जाकर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है। ठीक है जी। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे एक स्टाक के साथ उसके साथ अटैच्ड होता है। ठीक है जी। और उसके पास ही मौजूद होता है, मटर के दाने के बराबर इसका साइज़ होता है और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। जो रियर साइड है या बैकवर्ड साइड है दैट इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड फ्रंटल साइड इज़ कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है जी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो बॉडी में सॉल्ट और वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। वो ऐसे हार्मोन्स खारिज करता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है जी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी वजह से एक बड़ी रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज़ हो जाती है। शुगर की एक ऐसी किस्म जो बहुत कम पाई जाती है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स खारिज ना होने की वजह से होती है या कम खारिज होने की वजह से होती है। दूसरा इसका पार्ट है जी एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो तरह के हार्मोन्स खारिज होते हैं। एक हार्मोन्स को हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं और दूसरे हार्मोन्स, उनका मैं टेक्निकल नाम यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, वैसे हम उन्हें ACTH इस तरह के उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, जो बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है, जाकर उनको कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो मेनली ये ग्रोथ हार्मोन्स खारिज करता है। ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ यानी उनकी लेंथ, विड्थ, इसमें इजाफे का बायस बनता है। अगर इसकी सिक्रीशन जो है वो एबनॉर्मल हो, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, छोटा कद रह जाता है। अगर इसकी सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो एक और दूसरी किस्म की मसला आ जाता है जिसे हम जाइगेंटिज्म कहते हैं, यानी कद बढ़ता ही जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाता है, इतना लंबा होता जाता है कि रुकता नहीं और डेथ हो जाती है। इस हद तक ये शदीद होता है। इन लोगों को जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जाता है अगर किसी को जाइगेंटिज्म का मसला होता है। ठीक है जी। और तीसरा है जी एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली अगर इसकी सिक्रीशन
इरेगुलर हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ये हार्मोन ज़्यादा असर कर गया कहीं कम कर गया, कहीं कभी इसकी सिक्रेशन ज़्यादा हो गई कभी कम हो गई। तो इसकी वजह से बॉडी के जो पार्ट्स में सिमेट्री होती है वो कायम नहीं रहती। या टांगे जो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, धाड़ छोटा होगा, या धाड़ा लंबा होगा टांगे छोटी होंगी, या हाथ के जो उनसे वो फिंगर्स या हाथ ज़्यादा लंबे लंबे होंगे, इंसान की हाइट के अकॉर्डिंग है, उसके हाथ देखें ज़्यादा लंबे होंगे, पाँव ज़्यादा लंबे होंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है जी, इस तरह डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें वो सिमेट्री नहीं होती है, छोटे बड़े हो सकते हैं साइज़ में। तो इसे हम एक्रोमोगैली कहते हैं इस कंडीशन को। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फ्रंटल पार्ट है उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी अंडर ओवर या इरेगुलर सिक्रीशन की वजह से, सिक्रीशन मतलब खारिज होना, अंडर कम होना, ओवर ज़्यादा होना, या इरेगुलर कम ज़्यादा। ठीक है जी। दूसरा ग्लैंड है जी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में जैसे इशारा किया, ये दो ग्लैंड्स हैं जो दोनों के दोनों ही थ्रॉट में पाए जाते हैं, हमारे गले में, नेक में मौजूद है। ठीक है जी, हलक में मौजूद है इसके बाद। और अक्सर औकात ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं आयोडीन की कमी की वजह से, और एक बीमारी जिसे हम गिलड़ कहते हैं वो हो जाती है, उसमें भी ये थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज़ बढ़ गया होता है। ठीक है जी। थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली ग्रोथ के हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स खारिज करते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होने वाले तमाम जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब का इकट्ठा नाम मेटाबॉलिज्म है। कुछ बॉडी के अंदर नए केमिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे केमिकल्स मिलकर बड़े केमिकल्स बनते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जो बड़े केमिकल्स हैं बाज़ औक़ात वो टूटते हैं, जैसे हमारी बॉडी जब खुराक से एनर्जी की हासिल करने की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज के मालिक्यूल टूट जाते हैं। तो ग्लूकोज का मालिक्यूल जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर C6H12O6+O2 ये दोनों मिलकर ये ग्लूकोज को तोड़, इस अमल से ग्लूकोज टूट जाता है, यानी C6H12O6 का जो बड़ा मालिक्यूल है वो टूट कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O पानी और एनर्जी, ये तीन उसमें तहलील हो जाता है। ठीक है जी। तो ये एक टूटने का अमल है। इस तरह के जो प्रोसेस उन्हें हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कुल मिला के इन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस का नॉर्मली वकूअ पज़ीर होना ज़रूरी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो खारिज करता है। ये हार्मोन अगर थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स हैं वो खारिज, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, अगर इसके हार्मोन्स जो हैं वो खारिज ना हो अर्ली एज में तो इसकी वजह से जो ज़हनी तौर पर मजबूर बच्चा हो जाएगा, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन या आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, तो ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। और अगर बाद की एज में जाकर ये जो हार्मोन्स हैं थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स खारिज ना हो और अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर इसकी और इसके अलावा जो है वो मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन पैदा हो जाएगी, यानी बंदा बहुत ढीला ढाला, सुस्त, काहिल और कुछ उसका करने का दिल नहीं करेगा। तो इस तरह की उसकी तबीयत में ये चीज़ आ जाएगी अगर इसकी अंडर सिक्रीशन हो तो। और अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगा और उसकी वजह से वेट लॉस और इसके अलावा नर्वसनेस आ सकती है। यानी जब थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। और नर्वसनेस जब आपके अंदर नर्वस एनर्जी आ जाती है, मिसाल के तौर पर आपको स्टेज पर बुलाया जाता है या किसी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपके हाथ वगैरह कांपने शुरू होते हैं। एक्चुअली उस वक्त ये जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं ये अपने हार्मोन्स खारिज करके आपको सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर देते हैं। समझ लें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाता है और आपके अंदर नर्वसनेस आ जाती है वक्ती तौर पर। और अगर ये कंटिन्यूस ये सिचुएशन रहे तो इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर इन जनरल नर्वसनेस रहती है। ठीक है जी। वो हर वक्त बुखलाया सा और हड़बड़ी और जल्दबाजी का इस तरह की शिकार रहता है, हर वक्त उसके अंदर एक उजलत सी मौजूद होती है। ठीक है जी। अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो इसके हार्मोन्स की, यानी इसके हार्मोन ज़रूर से ज़्यादा खारिज होते हैं। तीसरे नंबर हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो बैक वक्त एंडोक्रिन ग्लैंड भी और एक्सोक्रिन ग्लैंड भी है। ग्लैंड सिस्टम बेसिकली ये भी आगे से दो हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं, एंडोक्रिन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और एक्सोक्रिन नामज़ार है, ये बॉडी के बाहर वाले हिस्सों में ज़्यादा मौजूद है, जैसे स्वेट का ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड है, ये एक्सोक्रिन ग्लैंड्स हैं। ठीक है जी। और उनको डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके जो हार्मोन्स यानी टीयर्स हैं, आंसू वगैरह या पसीना वगैरह, स्वेट ग्लैंड, वो उनके लिए बाकायदा ट्यूब्स मौजूद हैं। और ये जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स हैं
इसके जो हार्मोन्स हैं, इसके जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं और ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं बॉडी के जिस हिस्से भी उन्होंने पहुंचना होता है, जहां भी उन्होंने असर करना होता है। तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्रिन ग्लैंड्स, और जो दूसरे ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्रिन ग्लैंड्स हैं, ठीक है जी, वो डक्ट ग्लैंड्स हैं। तो पैंक्रियाज वाहिद एक ग्लैंड है जो बैक वक्त एंडोक्रिन भी है और एक्सोक्रिन भी है। हम क्योंकि इस वक्त एंडोक्रिन ग्लैंड के तौर पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, एक्सोक्रिन के तौर पर ये काम करता है जब एक खास ट्यूब के ज़रिए ये बाइल जूस वगैरह डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, यानी हाजमे के अमल के ख़ास तरह का जूस है जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है पैंक्रियाज, ठीक है जी। और जब ये एंडोक्रिन ग्लैंड के तौर पर काम करता है तो ये दो तरह के हार्मोन जिन्हें हम ग्लूकागोन और इंसुलिन कहते हैं, स्पेशली इंसुलिन उसकी प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है। ये इंसुलिन पैदा करता है और ब्लड के अंदर ये जो इंसुलिन है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है जी। बेसिकली ये जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको, ये आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसको समझ लें पैकेट्स बनाकर बॉडी के पार्ट्स में स्टोर कर देती है ताकि वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट ना करती रहे एक्स्ट्रा शुगर, और जब कभी ज़रूरत पड़े तो बाद में उसको यूज़ कर लिया जाए, जब हम कभी बहुत देर तक खाना नहीं खाते या डाइट वगैरह पर हो या किसी भी इस तरह कंडीशन में हो, तो तब वो स्टोर की हुई जो है शुगर फैट्स वगैरह है वो तब हम यूज़ करते हैं। तो ये इंसुलिन है बेसिकली ये शुगर लेवल को कंट्रोल करती है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और आपको पता है अगर शुगर लेवल कंट्रोल ना हो तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, जैसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो इंसुलिन है जो पैंक्रियाज सिक्रीट करता है वो इंसुलिन या तो प्रोड्यूस ही नहीं होती या कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। इस वजह से उनको शुगर का मसला या डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्रिन ग्लैंड है। इसके बाद है जी एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनीज़ के पास मौजूद होता है, इसका भी साइज़ बहुत छोटा होता है और ये बेसिकली स्ट्रेस कोपिंग ग्लैंड्स हैं। जब कभी टेंशन या इमरजेंसी का सामना होता है तो तब ये ग्लैंड्स बेसिकली एक्टिवेट होते हैं। इन्हें हम स्ट्रेस कोपिंग हार्मोन्स या ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स खारिज करते हैं जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने में या इमरजेंसी यानी फेयर एग्रेशन इस तरह की जो सिचुएशन बनी होती है उसमें हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। मैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर, यानी जब हम सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल के अंडर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक और ऑटोनॉमिक के अंडर हमने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी। तो सिंपैथेटिक जो हमें प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए, उस वक्त वो मदद लेता है एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड कुछ ऐसे हार्मोन्स खारिज करता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी के अंदर वो तब्दीलियाँ लेकर आती हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए हमें प्रिपेयर करती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को बेसिकली इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसका आउटर लेयर है जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इसकी इंटरनल हिस्सा है जिसे हम एड्रिनल मेडुल्ला कहते हैं, ठीक है जी। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला जो हिस्सा है ये जो हार्मोन्स खारिज करता है वो बॉडी के अंदर सॉल्ट और शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा उनको उसके बैलेंस को बरकरार रखते हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये प्यूबिक हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्यूबिक हेयर यानी बाल, बॉडी के ऊपर ऐसे बालों की ग्रोथ जो हमारे बालिग होने की निशानी होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी होती हैं यानी बालिग होने की निशानियाँ होती हैं, उनमें हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर हेयर की ग्रोथ होती है, उसके लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो हार्मोन्स हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करते हैं हमारे अंदर। इसके अलावा ये सॉल्ट एंड वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। और दूसरा इसका पार्ट है जी एड्रिनल मेडुल्ला। ये एक डायरेक्टली स्ट्रेस कोपिंग हार्मोन्स खारिज करता है। इसमें ख़ास तौर पर दो तरह के जो हार्मोन्स हैं एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये जो उनसे ख़ास तौर पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। एड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ और नॉर एड्रेनालिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बॉडी के अंदर इमरजेंसी के वक्त जो तब्दीलियाँ लाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, आर्टरीज़ को फैला देता है, प्यूपल्स फैल जाती हैं, ठीक है जी। ब्लड जो है वो टांगों बाजों की तरफ ज़्यादा जाता है और ब्लड जो है वो डाइजेस्ट सिस्टम स्लो हो जाता है, वहाँ का ब्लड टांगों और बाजों की तरफ आ जाता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए आती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, और उसकी मदद करता है एड्रिनल मेडुल्ला का ये ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है जी। और नॉर्मल हालात में जो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, हार्ट लंग्स वगैरह, तो उनको कंट्रोल कर रहा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उस वक्त नॉर एड्रेनालिन जो है वो एक्टिवेट होता है, वो खारिज हो रहा होता है, ठीक है जी। तो स्ट्रेस के लिए, इसके अलावा एक और हार्मोन होता है
कार्टिसोल हार्मोन, ये ख़ास तौर पर जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दबाव होता है हमारे पर, काम ज़्यादा, वक्त कम, और कल ही जैसे आपका पेपर और आज आपको टेंशन लगी हुई है, तो उस टेंशन या स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए कार्टिसोल जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होकर उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो टेंशन लेना है वो हमें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है अगर कंटिन्यूस टेंशन लें। ये ऐसे साइकोलॉजिकली नहीं होता, फिज़िकली भी होता है, क्योंकि जब हम जितनी ज़्यादा टेंशन लेंगे बॉडी उसका मुकाबला करने के लिए कार्टिसोल हार्मोन वगैरह सिक्रीट करती जाएगी, और ये जो कार्टिसोल वगैरह हार्मोन है या एड्रेनलिन है, ये बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको तेज़ कर देते हैं, हार्ट बीट को तेज़, ब्रीदिंग तेज़, आर्टरीज़ का साइज़ उसके फैलाव बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, प्यूपल्स का साइज़ बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो बॉडी रूटीन में काम नहीं कर रही होती, रूटीन से ज़्यादा काम ले रहते हैं, और कंटिन्यूस अगर स्ट्रेस रहेगी तो कंटिन्यूस ये हार्मोन खारिज होगा और कंटिन्यूस बॉडी को उससे ज़्यादा काम लेता रहेगा, और जब बॉडी की एक ताकत से ज़्यादा काम लंबे अरसे तक लिया जाएगा तो ऑब्वियसली बॉडी को नुकसान पहुँचेगा। इसलिए टेंशन लेने से वाकई जो है सेहत ख़राब हो सकती है। ठीक है जी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जी गोनेड्स। गोनेड्स जो हैं वो हमारी उन्हें हम सेक्स ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी सेक्स या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको कंट्रोल करना गोनेड्स का काम है। ये गोनेड्स दो तरह के होते हैं, यानी मेल्स के अंदर और तरह के सेक्सुअल हार्मोन्स हैं और फीमेल्स के अंदर और तरह के हैं। मेल के जो गोनेड्स या सेक्स हार्मोन्स हैं उन्हें हम टेस्टीज कहते हैं। ठीक है जी। और ये मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए अलावा मेल्स के अंदर जो मेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गन्स जिससे जो मेल्स की पहचान है, ये जो मेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो टेस्टिस से जो हार्मोन्स खारिज होते हैं मेनली, जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उनकी वजह से होती है। ठीक है जी। और इसके अलावा ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फीमेल्स के जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम जो गोनेड्स हैं उन्हें हम ओवरीज कहते हैं। तो ये ओव्यूल्स, ये एग्स की प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करते हैं जो फीमेल्स के अंदर फीमेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करते हैं, यानी फीमेल के जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एस्ट्रोजन। ठीक है जी। एक बात आपने याद रखनी है कि ये टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और एस्ट्रोजन फीमेल्स में मौजूद होता है, ये हार्मोन ज़्यादा खारिज होता है, लेकिन ये दोनों हार्मोन्स दोनों में मौजूद होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेल्स में भी होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल्स में भी, लेकिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम, बहुत कम, और फीमेल्स में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है और टेस्टोस्टेरोन बहुत कम सिक्रीट होता है। और अगर ये जो ग्लैंड्स हैं इनके हार्मोन्स खारिज ना हो, यानी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन खारिज ना हो, तो मेल्स के अंदर मेल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीमेल्स के अंदर फीमेल स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो ऑर्गन्स की ग्रोथ है वो मुतासिर होगी। और सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बालिग होने के बाद मेल्स की पहचान और फीमेल्स की पहचान जिन ऑर्गन्स और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है वो उनके अंदर पैदा नहीं हो पाएंगी अगर ये सेक्स से रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं ये प्रॉपरली अपने हार्मोन्स खारिज ना करें। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के हवाले से। तो नर्वस सिस्टम के साथ एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द बॉडी मौजूद हैं, ब्रेन के अंदर, थ्रॉट के अंदर, हमारे चेस्ट में, किडनीज़ के पास, ठीक है जी, और पेल्विक गर्डल, इस जगह पर ये मौजूद है हमारे तमाम हिस्सों में ये ग्लैंड्स। और ये कुछ केमिकल खारिज करते हैं, वो केमिकल जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। तो इसके हवाले से मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। तो फ़िलहाल ये हमारा चैप्टर जो है नर्वस सिस्टम का या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेंसेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।